हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। और आज मैं वापस आया हूँ एक और वीडियो लेकर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेटेड। टंग ट्विस्टर है भैया, नए नए यूट्यूबर हैं। ठीक है। तो एनीवे, तो आज हम लोग दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। रीडिंग मेनिया और रीडिंग मेनिया पढ़ेंगे हम लोग। एक सेकेंड। रीडिंग मेनिया नंबर वन। नंबर टू, इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस रीडिंग मीडिया में बेसिकली हमें पढ़ना है कि जो प्रिंट कल्चर था उसमें नई नई नए नए फॉर्म्स आने लगा, नई नई किताबें आने लगी, नई नई तरीके की किताबें आने लगी। वो क्या क्या थी ये पढ़ना है हमें। दूसरा, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसका उस पर भी प्रिंटेड बुक्स का इम्पैक्ट पड़ा, वो कैसे पड़ा। और तीसरा, 19th सेंचुरी प्रिंट इन यूरोप। यानी 19th सेंचुरी में यूरोप में प्रिंटिंग का क्या कल्चर बन गया था, वहाँ पर मतलब क्या एडवांसमेंट हुए, क्या चेंजेस आए। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि प्रिंट रेवोल्यूशन क्या होता है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो देखो, ये क्रोनोलॉजी समझो। हमने इससे पहले चाइना का पढ़ा था कि चाइना में प्रिंटिंग कहाँ से आई, चाइना और जापान में। फिर यूरोप की स्टार्टिंग हुई, फिर यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस, गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस आ गई, है ना। फिर गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के बाद आपका प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया। प्रिंट रेवोल्यूशन के आने के बाद ओहो, ये मैं टेढ़ा टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ। अबे अभी नए नए यूट्यूबर है ना, समझो यार, अभी थोड़ा सा आई हैड टू प्रैक्टिस इट मोर। प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया। ओके, प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया। और प्रिंट रेवोल्यूशन आने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि 17th और 18th सेंचुरी में किस तरीके से एक रीडिंग मेनिया क्रिएट हो गया। रीडिंग मेनिया का मतलब क्या होता है बच्चों? रीडिंग मेनिया का मतलब होता है कि एक बिल्कुल रीडिंग के लिए दीवानापन, बोलते हैं ना, पागलपन की हद तक का। लोगों को उस वक्त, लोगों के लिए के पास कुछ और करने को था ही नहीं। नेटफ्लिक्स, मैं बोलता हूँ ना, इंटरनेट था नहीं, फोन कॉल टेलीफोन था नहीं। कितना ही बातें कर लेंगे भाई, कितना ही घूम लेंगे भाई। यू हैव टू डू समथिंग, नो। क्या ही कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पास टाइम के लिए किताबों को एक सहारा बनाया, जिसमें फिक्शनल स्टोरीज, पोअम्स, अलग अलग तरह की फोल टेल्स, ये सब आती थी। तो चलो इसको पढ़ते हैं कि रीडिंग मेनिया कैसे हुआ, शुरुआत इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखो, थ्रू 17 एंड 18 centuries लिटरेसी रेट वेंट अप। एक मिनट, इसको मिटा दूं मैं जल्दी से। और आज इस वीडियो को छोटा रखना है फॉर्म में, मेरे को बहुत ये ध्यान में है। देखो, थ्रू द 17th and 18th centuries literacy rate went up in most parts of Europe. Churches of different denomination set up schools in villages, carrying literacy to peasants and artisans. By the end of 18th century, in some part of Europe, literacy rate were as high as 60 to 80%। बच्चों, यूरोप में भी लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गया था, बढ़ने लग गया था। अब लिटरेसी का मतलब ये नहीं कि इंग्लिश बोलना आता है, नो। लिटरेसी मतलब लिखना या पढ़ना। वहाँ की तो नेटिव लैंग्वेज हो गई ना इंग्लिश। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा क्या, ब्रिटेन में तो ऑलरेडी लोग पढ़े लिखे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। पढ़े लिखे कहाँ से हो जाएंगे, उनको लिखना और पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। सिर्फ बोलना इंग्लिश से थोड़ा ना मतलब होता है। सिमिलर, तो वही देखो। तो 17th 18th सेंचुरी में क्या होने लगा, लिटरेसी रेट बढ़ने लगा, बिकॉज अलग अलग चर्चेज के जो लोग थे वो स्कूल सेटअप करने लगे विलेजेस में, टाउन्स में। 18th सेंचुरी आते आते 60 to 80% लिटरेसी रेट बढ़ गया। लिटरेसी रेट तो समझते होंगे ना। लिटरेसी रेट यानी पढ़ा, भाई पढ़ाए लिखे लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट एटलीस्ट। तो जब लिखना और पढ़ना आ गया तो लोगों के लिए तो भैया किताबें पढ़ना वॉज लाइक अ वेरी गुड थिंग। लोगों को एक पास टाइम हो गया। एज लिटरेसी एंड स्कूल स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्री, देयर वॉज वर्चुअल रीडिंग मेनिया। सो बेसिकली लिटरेसी रेट की वजह से रीडिंग मेनिया क्रिएट हुआ है। पीपल वॉन्टेड बुक्स टू रीड, प्रिंटर प्रोड्यूस बुक्स इन एवर इंक्रीजिंग। भैया मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो कि इतनी किताबों की मतलब डिमांड बढ़ गई। किताबें तो बिल्कुल जैसे अब हर कोई चाहता था कि भाई किताब हो, बस हम बैठे और अकेले एकांत में जीवन वो करें। उस टाइम पर मतलब पेरेंट्स को बोलना पड़ता था, बेटा मत पढ़ मत पढ़, इतना आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन अब क्या करें, देखो जमाना कैसे बदलता, देख रहे हो।
तो बच्चों इस पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है इस पेज पर, और वो है ये: रीडिंग मेनियक के टाइम पर न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट, एक्सप्लेन और जस्टिफाई। कि नए नए तरीके के प्रिंट, अरे भैया अब सोचो, जस्ट जस्ट अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि एक ही किताब, एक ही तरीके की किताब हर कोई नहीं पढ़ सकता, बस कहानियों की किताब, नो। जैसे आप एक ही तरीके की अगर रोज रोज वीडियो देखोगे तो आप बोर हो जाओगे ना, ऐसा होता है ना यार। एक ही तरीके की कोई मूवी बार बार देखोगे तो बोर हो जाओगे ना। तो एक ही तरीके की किताब है, एक ही तरीके की चीज़ें लोग नहीं पढ़ना चाहते थे। किसी का इंटरेस्ट मूवीज़ में था, किसी का इंटरेस्ट नॉवेल्स में था, वो आई मीन फिक्शनल बुक्स में था, किसी का इंटरेस्ट प्लेज में था, रोमांटिक प्लेज में था, किसी का इंटरेस्ट पोअम्स में था, कोई तो न्यूज़पेपर ही पढ़ना चाहता था। तो नए नए तरीके के फॉर्म्स आने लगे। तो देखो इसका क्या आंसर बनता है: न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट। तो देखो इसका एक पॉइंट ये बनेगा कि नए तरीके के जो प्रिंट आए उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, जो नए तरीके के आ रहे थे, वो थे एल्मेनैक्स। अब ये एल्मेनैक्स क्या होता है जी? बड़ा डिफरेंट सा टर्म लग रहा है एल्मेनैक, है ना? एक सेकंड। एल्मेनैक्स, या जिनको हम कैलेंडर्स भी बोल सकते हैं, एक तरीके से ये ना कैलेंडर्स भी होते हैं, और एल्मेनैक्स आर काइंड ऑफ कैलेंडर्स। आप बोलोगे कैलेंडर पढ़ना, अरे बाबा ये लिखा है ताकि समझाने के लिए कि लोग उस वक्त ना प्रिंटिंग में कैलेंडर्स भी प्रिंट होने लगे, नए नए तरीके के कैलेंडर्स आ रहे थे। लोग ये देखो लिखा भी हुआ है: almanacs, ritual calendars along with ballads and folk tales, ये पब्लिश हो रही थी। इसी में लिखोगे जो गरीब लोग थे, यानी जो पुअर पीपल थे, उनके लिए इंग्लैंड में एक अलग तरीके की किताब आने लगी जिसको बोला जाता चैप बुक्स, पेनी चैप बुक्स। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ऐसे ब्रैकेट में, पेनी चैप बुक्स। पेनी चैप बुक्स मतलब, पेनी मतलब इट्स लाइक वन वन पैसा, एक पैसे की, सस्ते रुपए में, मतलब एक पैसे की एक किताब मिल जाती थी। पेनी, वन पेनी की मिलती थी। वहाँ पर पेनी हो गया, यहाँ पर पैसा हो गया, एक समझ लो, एक पैसे की एक किताब। तो चैप बुक्स मतलब पॉकेट साइज छोटी छोटी सी किताबें होती थी। देखो लिखा भी हुआ चैप बुक्स यानी पॉकेट साइज बुक, छोटी छोटी किताबें होती थी, उसमें लोग पढ़ते थे। जो गरीब लोग होते थे वो बड़ी बड़ी महंगी किताबें नहीं खरीद सकते थे, तो वो लोग छोटी छोटी सस्ती किताबें खरीदते थे। पेनी चैप बुक्स इंग्लैंड में बिकती थी। तो वर कैरीड बाय पेटी पेडलर्स नोन एज चैपमैन एंड सोल्ड फॉर पेनी। फ्रांस में बिलोथीक ब्लू, एक ये सेम फ्रांस में बिलोथीक ब्लू कलर की छोटी किताब जिसमें लो प्राइस स्मॉल बुक थी, जिसका पेज पुअर क्वालिटी के होते थे, और ब्लू कलर कवर में, इसका आउटर जो कवर होता था दैट वाज ऑफ ब्लू कवर, तो इसीलिए इसको बिलोथीक ब्लू कहते थे। बस, तो गरीब लोगों के लिए नई नई तरीके की किताबें आने लगी। एल्मेनैक्स आए, कैलेंडर्स, एल्मेनैक और रिचुअल कैलेंडर अलॉन्ग विद बैलेज, फूल टेल्स वर पब्लिश्ड largely for entertainment, right? In England, penny chapbooks were sold for a penny for the poorer, so that poor could buy it. In France, Bilothik Blue was sold at low price small books. They had cheap blue cover, so that poor could buy it. No, पुअर्स के लिए इस तरह की किताबें छपने लगी। तो पहला पॉइंट क्लियर, ये सब पहले पॉइंट में आएगा। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर में क्या क्या था, ठीक है। सो बुक सेलर एम्प्लॉयड पेडलर हु रोम्ड अराउंड विलेजेस कैरिंग लिटिल बुक्स फॉर सेल। बात सुन आई? उसके बाद आप देखिए सेकंड पॉइंट क्या बनेगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड पैराग्राफ, कई बार लोग किताबें पढ़, नॉवल किताबें पढ़ पढ़ के भी थक चुके थे, तो वो लोग चाहते थे कुछ ऐसी किताबें आए जिनसे हमारा थोड़ा नॉलेज बढ़े। सो पीरियोडिकल प्रेसेस डेवलप हुई। पीरियोडिकल प्रेसेस मतलब ऐसी प्रिंटिंग प्रेसेस जो हर रोज या हर हफ्ते कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर या कुछ ऐसी तरह छापती थी। जैसे पीरियोडिकल प्रेस में आप एग्जांपल ले सकते हो न्यूज़पेपर का, हर रोज प्रिंटिंग होती है ना न्यूज़पेपर की, में हर रात को प्रिंटिंग होती है और सुबह न्यूज़पेपर मिल जाता है। वैसे ही पीरियोडिकल प्रेसेस डेवलप हुई जिसमें करंट अफेयर और इंटरटेनमेंट को कंबाइन करा गया। इसमें न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स आने लगी विच carried information about war and trade as well as news of developments in other places। तो ये दूसरा हो जाएगा।
कि periodical presses develop. पहला तो हो गया कि भैया ritual almanacs, ballets, folk tales were published. In England, penny chapbooks were printed. In France, Bibliothèque Bleue was printed, है ना, so that poor could afford it. Second, periodical presses developed in which current affairs was combined with entertainment. Example, newspaper and journals. Right? Second point. बहुत आसान है. थर्ड पॉइंट, और तो और सिर्फ नॉवेल्स ही नहीं, इसके अलावा ऐसी बुक्स भी छपने लगी जिसमें आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स वर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल. यानी कॉमन पीपल अब कुछ साइंटिफिक आइडियाज को भी किताबों में पढ़ सकते थे या फिलोसफिकल आइडियाज को पढ़ सकते थे. जैसे कि साइंटिस्ट लाइक आइजैक न्यूटन बिगैन टू पब्लिश देयर डिस्कवरी. अपनी डिस्कवरीज को लिखना शुरू करा उन्होंने, जो उसमें साइंटिफिक डायग्राम होते थे, मैप्स होते थे, ठीक है. और क्या बोलते हैं, जैसे फिलोसफर थे थॉमस पेन, वोल्टेयर, जीन जेके रोजियो. याद है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इनका नाम पड़ा था, जीन जेके रोजियो का. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इनकी जो डेवलपमेंटल राइटिंग थी वो भी ये लोग छापते थे, कुछ कुछ फिलोसफिकल राइटिंग्स किताबें छापते थे आइडियाज़ को. फिर क्या होता था, इनको लोग पढ़ने लगे तो उनके मन में भी जैसा ये लिखते उनके मन में भी इस तरीके से परसेप्शन बनने लगा, एक ओपिनियन फॉर्म होने लगा. तो थर्ड पॉइंट, दैट ideas of scientists and philosophers now became more accessible to common people through books. Like scientists like Isaac Newton and philosophers like Thomas Paine, Voltaire started publishing their ideas in the books. Simple, है ना, आसान है. 3 पॉइंट बन गए. अब इसमें और क्या आ सकता है, देखो आगे देखते हैं. और कुछ नहीं आ सकता, बस इतना ही. 3 पॉइंट्स के काफ़ी हैं. चाहो तो 4 पॉइंट्स में बना सकते हो उसके. देखो जैसे कैसे बना सकते हो, ये एक तो चैपमैन बुक्स वाला बन जाएगा ना, एक ये नया पॉइंट, इसको सेपरेट पॉइंट बना सकते हो. और आप एक ये एल्मनाक रिचुअल कैलेंडर अलॉन्ग विद बैलेज एंड फोल्क टेल्स वर पब्लिश्ड स्पेशली फॉर लार्जली फॉर एंटरटेनमेंट. तो ये एक पॉइंट बन जाएगा. दूसरा पॉइंट चैपमैन बुक्स वाला बन जाएगा, चैप बुक्स वाला. तो देखो ये लंदन में एक पब्लिशर थे, जेम्स लैकिंगटन, रोट इन हिज डायरी, द सेल ऑफ बुक्स इन जनरल हैज इंक्रीज्ड prodigiously within the last 20 years. The poorer sort of farmers and even the poor country people in general, who before that period spent their winter evening in relating stories of witches, ghosts, hobgoblins, now shorten the winter night by hearing their sons and daughter read them tales, romances. देख रहे हो, जो फार्मर्स और पुअर लोग पहले बोलते थे कि सर्दियों में या रात को भूतों की कहानियाँ सुन के सोते थे, या ऐसी ऐसी कहानियाँ सुन, अब टाइम पास करना था उनको, ऐसी ऐसी हॉबगॉब्लिन, घोस्ट, भूत भूत वालों की कहानियाँ सुनते थे. अब वो अपने बच्चों से पढ़वाते हैं ये रोमांसेस की बुक्स, टेल्स, कहानियाँ. इफ जॉन गोज टू टाउन विद लोड्स ऑफ हे, ही इज चार्ज टू बी श्योर नॉट टू फॉरगेट टू ब्रिंग होम पेरिग्राइन पिकल्स एडवेंचर्स. देख रहे हो, मतलब एक जॉन नाम के एक फार्मर के बारे में बताया कि अगर वो शहर में जाता है अपने भूसा भूसा बेचने, घास भूसा बेचने, तो वो अपने घर अपने साथ अपनी एक किताब ज़रूर लेके आता है. When Dolly is sent to sell her eggs, she is commissioned to purchase the history of Joseph Antinous. तो मतलब लोगों में पढ़ने का इतना क्रेज बढ़ गया भाई. फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स, छोटे छोटे लोग मज़े के लिए पढ़ रहे थे. पढ़ना वॉज लाइक इंटरटेनमेंट फॉर देम उस टाइम पर, ऐसा बन गया था. ठीक है. अब देखो इसी दौरान एक ये ना 1 मार्कर, ये तो 3 मार्कर का क्वेश्चन आ गया कि न्यू फॉर्म्स ऑफ, पहला वाला समझ में आ गया ना, न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रिंटिंग कल्चर वाज डेवलप्ड इन यूरोप. क्या क्या न्यू फॉर्म ऑफ प्रिंट्स आ रहे थे, वो फॉर्म्स ऑफ प्रिंट थे कि एल्मेनाक आ रहा है, पेनी चैप बुक्स आ रही हैं, बिब्लियोथेक ब्लू आ रहा है. और आपका, मैं इसको लिख दूंगा अलग से, लेकिन दिक्कत ये ना फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा. अच्छा, और दूसरा तीसरा है ये न्यूज़पेपर वाला, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, periodical प्रेसेस आ रही हैं. और आपका चौथा आ रहा है वो आइडियाज़ ऑफ आइजैक न्यूटन एंड साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स बेसिकली, जिसमें आइजैक न्यूटन, थॉमस वोल्टेयर और थॉमस पेन और वोल्टेयर के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. अच्छा, ये ना ये वाला पैराग्राफ से 1 मार्कर या ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. देखो कैसे आ सकते हैं, पढ़ते हैं. Tremble therefore tyrants of the world,
ट्रेम्बल का मतलब होता है डर के कांपो, डर से थरथराकर होकर कांपने को ट्रेम्बल बोलता है। ट्रेम्बलिंग, व्हाई आर यू ट्रेम्बलिंग इन फेयर बोलते हैं ना, वैसा वाला ट्रेम्बलिंग, डर से थर थर कांपना। और टायरेंट्स यानी अत्याचारी, जिन लोगों ने इस दुनिया पर आज तक अत्याचार करा है, अत्याचारी लोग। डरो, कापो और भय से मर जाओ अत्याचारी लोगों, तुम्हारा समय अब समाप्त हुआ। क्या बोलता है ये देखो। By the mid 18th century, there was a common conviction that books were a means of spreading progress and enlightenment. Many believed that books could change the world, liberate society from despotism. Despotism समझते हो ना? अभी बता देंगे. And tyranny, and herald a time when reason and intellect would rule. देखो, लोगों का क्या मानना था 18th सेंचुरी आते आते, आपको याद होगा 18th सेंचुरी पर मैंने बताया था कि 60 to 80% का लिटरेसी रेट बढ़ चुका था, है ना। लिटरेसी रेट इतना बढ़ गया था तो काफ़ी लोग पढ़ने लग गए थे किताबें। तो मिड 18th सेंचुरी आते आते लोगों में बिलीव हो गया था, एक कन्विंसली बिलीव हो गए थे लोग कि बुक्स एक जरिया है। किसका? बुक जरिया है प्रोग्रेस का, बुक जरिया है एनलाइटनमेंट का, डेवलपमेंट होगा, लोगों के में विवेक आएगा, ज्ञान आएगा। Many believed that books could change the world, liberate society. बुक्स ही एक माध्यम है। कई तो इतना कन्विंसली बिलीव करने लगे थे कि बुक से दुनिया बदलेगी, बुक से ये डेस्पोटिज्म, ये राजा का जो ऑटोक्रेटिक सारी पावर दे दी ना तुमने, राजा को भगवान बना दिया ना, डेस्पोटिक, मन माफिक कुछ भी काम कर रहा है, इतना राजा, नोबेल्स, एरिस्टोक्रेट्स, ये डेस्पोटिक पावरफुल बन गए ना, टोटली पावरफुल बन गए ना। इसको खत्म होगा, टायरनी, इनके अत्याचारों से हम खत्म होगा। और एक ऐसा समय आएगा, हराल्ड टाइम, मतलब एक ऐसा समय आएगा जब रीजन एंड इंटेलेक्ट, लोगों का दिमाग, लोगों का लॉजिक वुड रूल द वर्ल्ड। ये दिमाग से सब चलेंगे। ऐसा नहीं राजा ने बोला उठो तो सब उठ गए, राजा ने बोला बैठो तो बैठ गया। राजा मुनार्की में, मतलब तुम समझ रहे हो ना, मुनार्की में क्या था, मुनार्की को बिल्कुल ही अंधाधुन, अंधा में काना राजा वाला हिसाब हो गया था, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आई विल टेल यू। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर नाम के एक नॉवेलिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने कुछ ये लाइंस बोली और ये लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। ये लाइंस आपको क्वेश्चन में आ सकती है कि ये दीज लाइंस वर सेड बाय हुम, नीचे ऑप्शन दे सकते हैं। तो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने दो लाइंस बोली है, देखो। इन्होंने बोला द प्रिंटिंग इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। प्रिंटिंग समझ गए होगे, प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। मोनार्की के खिलाफ बोला लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने, ये अंडरलाइन करना। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर एक नॉवेलिस्ट थे भाईजान। उन्होंने बोला कि प्रिंटिंग प्रेस एक इंजन है जिससे प्रोग्रेस आएगी, जो हमें प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा। और पब्लिक ओपिनियन इससे एक ऐसा बनेगा, इससे ऐसी फोर्स जनरेट होगी इस इंजन से, जिससे पब्लिक ओपिनियन डेस्पोटिज्म यानी राजा के रूल को खत्म कर देगा, भगा देगा। इसलिए उसने बोला, मर्सियर सेड, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। भैया पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, ये तो सबने सुना होगा, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड ना, वही वाला हिसाब था। वो तभी उसी टाइम की है ये कहानी भी, है ना। अब ये मर्सियर का ये देखो, ये सोर्स भी आ सकता है ना, सोर्स भी दे दिया। और ये लाइन किसने बोली थी, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस लाइन वाज प्रोक्लेम्ड बाय डैश ABCD ऑप्शंस। So this is how Mercier described the impact of printed world and the power of reading in one of his book. एक किताब लिखी थी मर्सियर ने, कौन सी लिखी थी, नहीं इसमें। Anyone who had seen me reading would have compared me to a man dying of thirst who was gulping down some fresh pure water. ये मर्सियर बोलता है, बच्चों तुम भी ऐसे पढ़ लो यार जरा। ये बोलता है कि मैं जब पढ़ता हूँ तो कोई मुझे देख ले, कोई मुझे देख ले कि मैं पढ़ता कैसे हूं, तो भैया ऐसा उसको लगे कि मैं प्यासा, जन्म जन्मांतरों का प्यासा, बिल्कुल अब मुझे पानी की प्यास, मेरी पानी मिला है और मेरी प्यास बुझ रही है, कि मतलब इतना भयंकर तरीके से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता हूं। लाइटनिंग माई लैम्प विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉशन आई थ्रू माई सेल्फ हंग्रीली इन ट्रू रीडिंग। मतलब मैं तो डूब जाता हूँ किताबों की गहराइयों में। An essay of eloquence, effortless and animated, carried me from one page to the next
without my noticing it. A clock struck off the hours in my silence of shadows and I heard nothing. मतलब बस घड़ी की टिक 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 सुनाई देती है, कुछ नहीं. एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, तीसरा पेज, इतना मेरे को पता ही नहीं लगता कब समय बीत जाता है. कब मेरा, उस टाइम तो लाइट थी नहीं ना, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं हुई थी, बल्ब डेवलप नहीं हुई थी. तो बोलता माई लैम्प बिगैन टू रन आउट ऑफ ऑयल. मेरे जो लैम्प है उसका तेल खत्म हो जाता है, हल्की लाइट देने लगता है. आई कुड नॉट इवन टेक आउट टाइम टू रेज द विक. मतलब उसमें लैंप में ना वो जो बत्ती होती है उसको निकालना पड़ता है ताकि वो तेज तेज थोड़ी रोशनी दे. उसका भी मेरे को टाइम नहीं मिलता है, उसका भी मुझे टाइम नहीं मिलता है. सोच रहे हो, आई कुड नॉट इवन टेक आउट टाइम टू रेज द विक फॉर फेयर ऑफ इंटरप्टिंग माई प्लेजर. भाई साहब, जैसे तुम समझो, तुम जैसे कोई मूवी देखते हो ना, बिल्कुल फोकस, ध्यान मग्न हो गए कोई फेवरेट मूवी, वही से वो पढ़ता है, उससे भी ज्यादा समझ लो. क्या समझे? सो हाउ दोज न्यू आइडिया रग्ड इनटू माय ब्रेन, हाउ माय इंटेलिजेंस अडॉप्टेड देम. तो ये है भाई मर्सियर की बात. ठीक है, बच्चे समझे कि नहीं समझे? ये 1 मार्कर के क्वेश्चन है. ओके, आई थिंक दिस इज इजी. अब आता है 9th क्लास में पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, ये तो आएगा ही आएगा, है ना. फ्रेंच रिवॉल्यूशन, प्रिंट कल्चर है ना. फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था हिसाब. बच्चों लॉजिकल चाहो, कोई भी आइडियाज को ना स्प्रेड होना होता है. आइडियाज हैड टू स्प्रेड, अदरवाइज थिंग्स डोंट वर्क. आइडियाज को फैलना होता है वरना चीजें काम नहीं करती हैं. और वो आइडियाज फैले प्रिंट, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थ्रू मुंह से बोले हुए आइडियाज बहुत लंबे टाइम तक नहीं फैल सकते जब तक का वहां पर कोई मीडियम ना हो. जैसे इंटरनेट आज की डेट में मीडियम है टू स्प्रेड द आइडियाज. आज मैं आपको अपनी किताबें, अपना ये बारे में बता रहा हूँ आज, या फिर मेरे बारे में जान रहे हो, कैसे जान रहे हो भैया इंटरनेट के बारे में. हाँ, कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो वीडियो देख रहे हो, बट कुछ नए स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे, भैया वो कैसे जान रहे हो? इंटरनेट के थ्रू से तो ना, है ना, यूट्यूब, इंटरनेट. तो उस टाइम पर किताबें, प्रिंटेड बुक्स वर द मीडियम, राइट. नाउ इस पर मेनी हिस्टोरियन हैव आर्ग्यूड दैट प्रिंट कल्चर क्रिएटेड कंडीशन विच फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड. कैन वी मेक सच अ कनेक्शन? तो कई हिस्टोरियंस को मानना है कि प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया है, या वहाँ पर कंडीशन बनी ऐसी. तो इस पर क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे कि आप लिख, हाउ इज प्रिंटिंग कल्चर कनेक्टेड विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या व्हाट हैज बीन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ. मैं लिख दूं क्या क्वेश्चन, लिख दूं क्या? बच्चों मेरे को सजेस्ट भी करते रहे ना कमेंट्स में कि भैया ऐसा लिख दो सर, ऐसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना. सर तो क्या ही बोलोगे, लिख दो अबे, तू लिख, वो लिख दिया करो. व्हाट क्वेश्चन बन सकता है, लाइक व्हाट हैज बीन द आर्ग्यूमेंट्स on relation of print culture, या impact of print culture, relation slash impact, impact of print culture on French Revolution. Print culture on French Revolution, है ना. आई थिंक ठीक है, समझ में आ गया. तो सिंपल है भैया, इसमें तो पॉइंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं. पहला पॉइंट क्या है, देखो क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं डिलीट कर रहा हूँ ये, वरना फिर ना डिलीट करने की क्या ज़रूरत है, वैसे अभी ज़रूरत नहीं. देखो फर्स्ट देखिए, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ इनलाइटनमेंट थिंकर्स. नंबर 1, पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ इनलाइटनमेंट थिंकर्स. ऐसे थिंकर्स जो कि राजा के खिलाफ थे, ऐसे थिंकर्स जो कि डेमोक्रेसी के लिए बोलते थे, उनके आइडियाज को पॉपुलराइज करने का सबसे बड़ा काम किया प्रिंटेड किताबों ने. कलेक्टिवली देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशनल सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म. राजा पर सुपरस्टिशन, अंधविश्वास में क्यों जी रहे हो, राजा को भगवान क्यों मान रहे हो भाई, पगला गए हो, पगला वगला गए हो क्या. दे आर्ग्यूड फॉर रूल ऑफ रीजन. सिंपल सिंपल लिखो, क्रिटिकल क्रिटिसाइजेज ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन, डेस्पोटिज्म. अरे सिंपल लिखो, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटेंड थिंकर, क्रिटिसाइज ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन, डेस्पोटिज्म, आर्ग्यूड फॉर रूल ऑफ रीजन रादर देन कस्टम.
भैया कस्टम को फॉलो मत करो, ट्रेडिशन को फॉलो मत करो, लॉजिकल रीजनिंग का यूज करो, रेशनैलिटी का यूज करो। दे अटैक्ड, अपनी किताबों में किसको अटैक करते थे? दे अटैक सेक्रेड चर्च। मैंने बताया था ना, चर्च, और उस वक्त राजा ने बहुत वो कर रखा था, क्या बोलते, भौकाल काटा हुआ था। समझे ना भौकाल? यू अंडरस्टैंड भौकाल, राइट? तुम बहुत इतने अच्छे बच्चे तो हो नहीं, है ना? So, attack the sacred authority of church and despotic powers of state, thus eroding the legitimacy of social order based on tradition. Like इसमें किसके नाम आते हैं? वोल्टेयर, जीन जेके रोजियो were widely read, and those who read these books saw the world through new eyes that were questioning, critical and rational. Understood? तो मतलब popularized the idea of enlightened thinker. They popularized printing books, popularized the idea of enlightened thinker. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या था। प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। भैया प्रिंट की वजह से एक चीज आ गई, लोगों ने किताबें पढ़ना शुरू करा। अब आप एक चीज तो जानते हो, जब इंसान पढ़ लिख जाता है ना, तो थोड़ा तो ज्यादा बोलने लगता है कि अरे यार ज्ञान आ रहा है, आज देख रहे हो मैं कैसे बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंटली। अब ये है थोड़ा सा ज्ञान आ गया है ना, घमंड आ गया है। घमंड नहीं आया, मजाक कर रहा हूँ, बट द थिंग इज ज्ञान तो आ गया ना थोड़ा सा, तो ज्ञान आने पर इंसान बोलने लगता है। सो ही वो हर चीज को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर लेता, ही जस्ट जजेस इट विद हिज ओन विट। पहले लोगों के अंदर दिमाग कम था। क्यों दिमाग कम था? क्योंकि जैसा राजा ने कहा वैसा मान लेते थे, राजा ही भगवान मानते थे। लेकिन जब किताबें आने लगी, उसमें उनको रियलिटी पता लगने लगी, उनको लगा नहीं भैया कुछ तो गड़बड़ है। तो तब क्या हुआ? इट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। ऑल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर री इवेल्युएटेड, डिस्कस्ड बाय अ पब्लिक। हर चीज को, कुछ भी राजा बोलता या कुछ भी, कोई भी चीज होती स्टेट में, कोई भी कंट्री में कुछ भी चीज होती थी उस टाइम पर, उस चीज को री इवेल्युएट करते, यानी रीचेक करते, अपने दिमाग लगाते, रेशनैलिटी, रीजनिंग, लॉजिक, हर चीज में लॉजिक ढूंढते कि भैया ये लॉजिकल बात है भी या नहीं है। ये एवं ही बोल रहे हो कि भैया चलो मान लो जैसे फॉर एग्जांपल उसमें चर्च ने बोल दिया कि भैया राजा जब आए तो जमीन में किस करना है, ऐसे अब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसे काफ़ी सारे सुपरस्टिशन थे कि राजा को जब देखो तो ज़मीन में किस करो, दूर से ही, राजा के पास नहीं जा सकते थे। तो ऐसे सुपरस्टिशन थे, ठीक है। अब उनको लगता था, क्योंकि राजा भगवान है, भगवान का रूप वो लोग बोलते थे, लाइक राजा इज द गॉड। तो उनको लगता था इज दिस लॉजिकल इनफ, इज दिस रियली रिक्वायर्ड और नॉट, एंड लॉजिक से वो करते थे। जिनको लगा नहीं ये गलत है तो उन्होंने करना बंद कर दिया। सो ऑल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर री इवेल्युएटेड एंड डिस्कस्ड बाय द पब्लिक दैट हैड बिकम अवेयर। देख रहे हो, जागो ग्राहक, जागो आ गया वहां पर। एंड रिकॉग्नाइज द नीड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीफ, स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज और बिलीफ। जैसे हम लोग, मैं मान लेता हूँ, जैसे हम लोग भी तो कितना आप क्वेश्चन करने लग गए ना। पहले हम लोग भी नहीं करते थे, जैसे पुराने ज़माने में बोलते थे लड़कियों को देर रात बाहर नहीं रहना चाहिए, छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बट वी हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग व्हाई सो। या लड़की ही घर का चूल्हा चौका करेगी, लड़के नहीं, है ना? तो हमने क्वेश्चन करना नहीं, व्हाई सो। भाई इफ़ यू आर गिविंग इक्वल राइट्स, इफ both of them are working, both of them are working, hold the same authority in a family, then why not? Why only women should work? Why not men also, right? Like that. So within the public culture, new ideas of social revolution came into being. So this will be points second. Dialogue debate. Print created a new culture of dialogue debate. All institutions were re-evaluated, discussed by public, uh, discussed by aware public, which has become aware, and they started questioning existing ideas and belief. जो पुराने आइडियाज थे उनको क्वेश्चन करने लगे, राजा द्वारा बना। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट में ये है कि आपको याद होगा 1789 के टाइम पर फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ है ना। तो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ, तो उससे पहले 1780s के टाइम में ऐसे लिटरेचर्स आने लग गए मार्केट में, ऐसी किताबें आने लग गई जिसमें रॉयल्टी यानी राजा को क्रिटिसाइज किया जाता और उनकी मजाक बनाई जाती, क्योंकि राजा उस टाइम का बोलते थे कि ही इज इन्वॉल्व ऑलवेज इन द प्लेजर, अपनी दुनिया में खोया रहता है, अपनी मौज मस्ती में खोया रहता है। सो देयर वॉज मोर ऑफ आउटपोरिंग, का मतलब है कमिंग ऑफ मोर लिटरेचर, या such books were more printed, such books were printed in more numbers
which criticized and mocked मतलब मजाक बनाना, criticized and mocked royalty and their morality. समझे कि नहीं समझे? कि ऐसी किताबें ज़्यादा आने लगी मार्केट में जिसमें राजा का मजाक बनाया जाने लगा, उसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा. तो इन द प्रोसेस इट रेज्ड क्वेश्चन अबाउट एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर. कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स आने लगे. कार्टून्स याद है ना? कार्टून्स कैरिकेचर्स मतलब वो होते हैं ना, जैसे वो मोदी जी वाला सो सॉरी वाला आपने आज तक में आता है ना, या न्यूज़पेपर्स में भी कई बार देखा होगा, किसी रियल ह्यूमन बीइंग का थोड़े फनी फनी कार्टून बना देते हैं, उसको कैरिकेचर कहते हैं. सो कार्टून्स एंड कैरिकेचर टिपिकली सजेस्टेड दैट द मोनार्की रिमेन्ड absorbed only in sensual pleasures while common people suffer. तो ये लिखना आसान है, आई थिंक टफ नहीं होना चाहिए कि कॉमन पीपल तो हमेशा सफरिंग ही करते रहते हैं, लेकिन जबकि मोनार्की इज ऑलवेज रिमेन्ड इन प्लेजर्स, हमेशा मौज मस्ती में डूबी रहती. तो 3 पॉइंट्स ये हो गए कि भैया प्रिंटिंग कल्चर का इम्पैक्ट पड़ा था फ्रांस में, इसके कैसे हम लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं. पहला कि उस टाइम पर इनलाइटनमेंट थिंकर्स के आइडियाज़ पॉपुलराइज होने लगे. दूसरा, इट क्रिएटेड प्रिंटेड बुक्स क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट. तीसरा, इट वॉज अ टाइम वेन लिटरेचर दैट मॉक्ड रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी केम इन. प्रिंट वॉज प्रिंटेड इन ह्यूज नंबर. सिंपल है ना, आसान है ना, कर लोगे ना बच्चों? यस. तो इसमें मेनली देख रहे हो वोल्टायर, रोजियो, है ना, इस तरीके के लोग जो थे उन्होंने बहुत वो करा. अब देखो, ये देखो, ये एक एग्जाम्पल के तरीके से एक पिक्चर दे रखी. थोड़ा सा जूम आउट कर दो. द नोबिलिटी एंड द कॉमन पीपल बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन, अ कार्टून ऑफ लेट 18th सेंचुरी. देखो ये कार्टून मॉक कर रहा है कि ये देखो, ये है उस टाइम के, ये जो पीजेंट्स लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन. है ना, फ्रांस में रेवोल्यूशन से पहले बेचारे पीजेंट्स वर्क कर रहे हैं. और आपका ये, एक मिनट, मैं पढ़ के बता देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. द कार्टून शो हाउ द ऑर्डिनरी पीपल, पीजेंट, आर्टिजन्स एंड वर्कर हैड अ हार्ड टाइम व्हिल नोबिलिटी एंजॉयड लाइफ एंड ऑप्रेस्ड देम. नोबिलिटी बहुत अच्छी, सारी मेहनत मजदूरी ये करते हैं, सारा सामान ये उठा के ले जा लेते हैं, और देखो सारी अपनी मतलब बड़ी मज़ेदार लाइफ जी रहे हैं लोग, नोबिलिटी लोग, है ना. ये दिखाना चाह रहे हैं, नोबिलिटी लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग ये बहुत मेहनत मजदूरी कर रहे हैं. ठीक है, चलो. वाई डू सम हिस्टोरियन थिंक दैट प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द बेसिस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये उससे ऊपर वाले ही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. अब देखो ये नेक्स्ट टॉपिक, 19th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में क्या हुआ? लिटरेसी रेट बढ़ा था. 17 से 16th और 18th सेंचुरी में लिटरेसी रेट बढ़ना शुरू हुआ. 18th सेंचुरी में बढ़ गया तो रीडिंग मीडिया क्रिएट हो गया, है ना. अच्छा, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी समझते हो ना, वही वाला टाइम, 1700 से लेकर 1799, ये हो गया आपका 18th सेंचुरी. अब बात करते हैं 19th सेंचुरी की. 19th सेंचुरी बोले तो 1800 से लेकर 1899 का टाइम. ठीक है, देखो 19th सेंचुरी में क्या हुआ. द 19th सेंचुरी सॉ वास्ट लीप इन मास लिटरेसी इन यूरोप. बहुत लिटरेसी बढ़ी. जैसे कि इसमें 3 पॉइंट्स हैं चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर्स की. कि चिल्ड्रंस की लाइफ में क्या फ़र्क आया, विमेंस की. 19th सेंचुरी में बेसिकली 3 इन ग्रुप्स की लाइफ में बहुत फ़र्क आया. चिल्ड्रन की लाइफ में, विमेन की लाइफ में, वर्कर्स की लाइफ में. जैसे कि चिल्ड्रन की लाइफ में आपको क्या समझना और क्या पढ़ना. जैसे उस टाइम पर क्या हुआ, बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था. यानी क्लास 1 से लेकर 6 तक प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था फॉर चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर. नाउ हुआ क्या, प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स स्टार्टेड. स्कूल टेक्स्ट बुक्स छपने लगी. और तो और स्पेशली ऐसी प्रिंटिंग प्रेस बनी जिसमें सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रंस की किताबें छपती थी. जैसे अ चिल्ड्रंस प्रेस बोला गया. चिल्ड्रंस प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर ऑफ चिल्ड्रन अलोन was set up in France in 1857, जिसमें this press published new work as is old fairy tales. इसमें old fairy tales,
फोल्ड टेल्स, ऐसी किताबें छापते थे जो चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। चिल्ड्रंस के लिए काम करने वाले जो इम्पोर्ट भाई थे जर्मनी में, उनका नाम था ग्रिम ब्रदर्स। ठीक है, ग्रिम ब्रदर भाई थे। इन लोगों ने क्या करा, जगह जगह घूमकर किताबें इकट्ठा करी, फोल्ड टेल्स इकट्ठा करी और उनको छाप दिया 1812 में। ऑल दीज वर कलेक्टेड बिफोर द स्टोरीज वर पब्लिश। सो पहले इनको कलेक्ट किया गया, इन फोल्ड जगह जगह घूम घूम के फोल्ड टेल्स, जो लोक गीत होते हैं, लोग कहानियाँ होती हैं पुराने ज़माने की, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, उनको इकट्ठा करा, उनको लिखा और उनको बाद में छाप दिया। एंड एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रन और वुड अपीयर वल्गर, कोई भी वल्गर चीज़ हो या ऐसी चीज़ हो जो बच्चों को नहीं दिखा सकते, जो कि 18+ हो, तो ऐसी चीज़ों को नहीं छापा जाता था, वॉज नॉट इंक्लूडेड इन पब्लिश्ड वर्जन। रूरल फोल्ड टेल दस एक्वायर्ड अ न्यू फॉर्म, इन दिस वे प्रिंटेड रिकॉर्डेड ओल्ड टेल बट ऑल्सो चेंज देम। तो इस तरीके से चीज़ें चली। तो प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पर पढ़ने लगी, तो प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गई, ये became compulsory, so production of school textbook increased. Children press was set up especially in France for children. Grimm brothers in Germany collected fold tales and fold tales and then printed them in 1812, and anything that was considered vulgar for children was not published. तो ये हो गई चिल्ड्रंस की कहानी, ठीक है। दूसरी बात आती है विमेंस की। तो विमेंस की लाइफ में क्या बदलाव आया? विमेंस की लाइफ में बदलाव ये आया कि विमेंस बिकेम एन इंपॉर्टेंट रीडर एज वेल एज राइटर। तीन ग्रुप समझ गए ना, चिल्ड्रन, विमेन और वर्कर्स। विमेन बिकेम एन इंपॉर्टेंट रीडर एज वेल एज राइटर। पेनी मैगजीन, विमेन के लिए ना पेनी मैगजीन। पेनी का मतलब मैंने बताया था, जैसे यूरोप में, जैसे इंडिया में एक पैसा, वैसे यूरोप में वो एक पेनी, सिंपल सस्ता। पेनी मैगजीन्स छपती थी, पेनी मैगजीन छपती थी, मतलब ₹1 में एक पैसे में मिल जाती थी वो, वर स्पेशली मेंट फॉर विमेन एज वेल एज वर मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर। तो ऐसी मैगजीन्स में क्या आता था, प्रॉपर बिहेवियर कैसे किया जाए विमेंस को, हाउस कीपिंग, घर की साफ सफाई कैसे रखी जाए, ऐसी नॉवेल्स मैगजीन छपती थी विमेंस के लिए, ठीक है। व्हेन नॉवेल्स बिगेन टू बी रिटन इन 19th सेंचुरी, विमेन वर सीन एज इंपॉर्टेंट रीडर। विमेंस के लिए कई नॉवेल्स छपने लगे 19th सेंचुरी में। सम बेस्ट नोन नॉवलिस्ट वर विमेन ऑल्सो, कई विमेन नॉवलिस्ट भी बनी, लाइक जेन ऑस्टन, ब्रॉन सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट। सो देयर राइटिंग बिकेम इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग अ न्यू टाइप ऑफ विमेन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ना। देखो विमेन का पहला हो गया, पेनी मैगजीन्स आती थी विमेंस को, जिस विच टीचेस प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग फॉर विमेंस। और जब नॉवल छपने लगी तो विमेन बिकेम इंपॉर्टेंट रीडर एज वेल एज राइटर। Some important women writer were Jane Austen, Bronte sister, George Eliot. Or in their novel, what do they define women as? A person with will, strength of personality, determination and power to think. एक ऐसी women who has determination, भयंकर डिटर्मिनेशन है, बिल्कुल इच्छाएं हैं, बिल्कुल जो a person with will का मतलब जो सोच सकती है, जो डिसीजन ले सकती है ना, जो जिसकी अच्छी पर्सनालिटी, डिटर्मिनेशन है, जिसके अंदर अपने खुद के विचार हैं, अपनी खुद की इच्छाएं हैं, ऐसी। ये देखो पिक्चर भी है, ये पिक्चर है पेनी मैगजीन की, का कैसा दिखती थी उस टाइम पर। ये देखो पिक्चर डाली हुई है इसमें, फ्रंटस पीस है इसका। और लास्ट टॉपिक है वर्कर्स। वर्कर्स की क्या सिचुएशन थी? जैसे कि विमेंस के लिए आई पेनी मैगजीन, चिल्ड्रन के लिए आई चिल्ड्रन प्रेस, वर्कर्स के लिए आई लेंडिंग लाइब्रेरीज, ऐसी लाइब्रेरीज जहाँ से किताबें आप उधार पर ले सकते थे। वर्कर्स बेचारे किताबें भी नहीं खरीद सकते थे, तो जो वो लाइब्रेरीज में जाके उधार के लिए, कुछ समय के लिए लाइब्रेरी से किताबें ले लें। सो लेंडिंग लाइब्रेरीज हैड बीन एग्जिस्टेंट फ्रॉम 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। होने को तो 17th सेंचुरी से थी, बट इन 19th सेंचुरी lending libraries in England became instrument for educating white collar workers, artisans and lower middle class people. जो गरीब लोग थे, lower middle class, white collar workers मतलब जो छोटा मोटा थोड़ा ऑफिस का काम करते हैं, क्लर्क छोटे मोटे ना, ऐसे वाला, अकाउंटेंट, artisans. Sometimes self-educated working class people wrote for themselves. कई बार तो वर्कर्स अपने लिए भी लिखने लग गए, सेल्फ एजुकेटेड वर्कर जिन्होंने खुद से अपनी पढ़ाई करी, खुद से लिखना सीखा। आफ्टर वर्किंग डे
कैसे पढ़ते थे ये लोग? जैसे वर्किंग शिफ्ट ख़त्म हुई, वर्किंग शिफ्ट बेसिकली मिड 19th सेंचुरी से कम हो गई थी। वर्किंग जो डे था इनका, घंटे ऑफ वर्क कम कर दिया गया, तो वर्कर्स को टाइम मिल गया फॉर रीडिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। दे रोड पॉलिटिकल ट्रैक, ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर। तो जैसे कि थॉमस वुड एक मैकेनिक था भाईजान, थॉमस वुड, उसने ही वुड रेंट ओल्ड न्यूज़पेपर एंड रीड देम बाय फायर लाइट इन द इवनिंग। न्यूज़पेपर को किराए पर लेता था, ओल्ड न्यूज़पेपर्स को, और रात को इवनिंग में आग जलाकर पढ़ता था, क्योंकि कैंडल्स भी ये यू नो no 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 narrated how he would rent old newspaper and read them by firelight in the evening as he would not afford candles. तो firelight कैंडल्स क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ओल्ड न्यूज़पेपर पढ़ता था भाईजान, फायर लाइट जो जैसे आग जलाकर ना। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ पुअर पीपल नरेटेड देयर स्ट्रगल टू रीड अगेंस्ट ग्रीम ऑब्स्टिकल। 20th सेंचुरी में एक रशिया का रेवोल्यूशनरी था ऑथर मैक्सिम गॉर्की, उसने किताब लिखी माई चाइल्डहुड एंड माई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स ऑफ ग्रिम्स ऑफ स्ट्रगल। तो मैक्सिम गॉर्की एक बेसिकली वर्कर ही था जिसने अपने बचपन की दास्तां बताई है, किस तरीके से मैंने मेहनत से पढ़ाई करी और आगे बढ़ा। तो चिल्ड्रन वुमेंस वर्कर्स, ये फर्दर इनोवेशन वाला ये वाला जो टॉपिक है, दिस टॉपिक आई विल कीप दिस इन दिस, ये नेक्स्ट वाले वीडियो में डालूंगा इसको, क्योंकि ये ना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, और फिर वीडियो भी बहुत लंबी जाती है। तो बच्चों ये हो गई आज की बात। आई थिंक ये क्वेश्चंस में से ये बन जाएगा, जैसे कि ना विमेंस चिल्ड्रन, 19th सेंचुरी में चिल्ड्रन की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा प्रिंटिंग कल्चर से, विमेन की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, वर्कर्स की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये एक एक पैराग्राफ से आप पॉइंट्स उठा सकते हैं, है ना? ठीक है। और जैसे कि ग्रिम ब्रदर थे चिल्ड्रन के लिए, वर्कर्स के लिए लैंडिंग लाइब्रेरी, वुमेन के लिए पेनी मैगजीन्स थी। और वैसे ही आप प्रिंट इन फ्रांस हमने पढ़ लिया था, रीडिंग मेनिया पढ़ा लिटरेसी रेट की वजह से। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।